अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। क्या जाली अकाउंट्स केस में भी पनामा तर्ज की JIT बनने जा रही है? क्या इस केस में भी मुबैना तौर पर मुलविस सियासतदानों और कारोबारी अफराद से उसी किस्म की तहकीकात की जाएंगी जो पनामा केस में की गई थी? और क्या आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा और आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त उसी मुश्किल में पड़ सकते हैं जाली अकाउंट्स केस की मुख्तलिफ समातों में? सुप्रीम कोर्ट JIT बनाने से मुतालिक मुतादिद रिमार्क्स दे चुकी है, मगर इस हवाले से अब तक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। कल भी इस अहम केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें FIA ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। FIA ने अपनी रिपोर्ट में इस केस के अब तक होने वाली कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया। साथ ही FIA ने एक और रिपोर्ट भी जमा करवाई जिसके 22 सफ़हात मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन हमने कल अपने प्रोग्राम में जराए से बताया था कि FIA ने अपनी इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से पनामा तर्ज की JIT बनाने का मुतालबा किया है। आज हमने FIA की वो रिपोर्ट हासिल कर ली है और जो हमारे नुमाइंदे को रिपोर्ट हासिल हुई, इस रिपोर्ट में FIA ने न सिर्फ जाली अकाउंट्स में पनामा तर्ज की JIT बनाने का मुतालबा किया है, बल्कि इस JIT में किस इदारे के कौन से अफराद शामिल होने चाहिए, इस हवाले से भी FIA ने अदालत से दरख्वास्त की। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ डेटाबेस तक FIA के पास डायरेक्ट रसाई न होने की वजह से अदालत से दरख्वास्त की जाती है कि इस केस की मजीद और शफाफ तहकीकात के लिए FIA के एडिशनल डायरेक्टर के मातहत एक मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई जाए और इस टीम के रुकन कम अज़ कम 20 ग्रेड के अफसरान होने चाहिए। FIA ने इस हवाले से इदारों के साथ साथ अफसरान के नाम भी तजवीज़ किए हैं। FIA की इस रिपोर्ट के मुताबिक जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के लिए FBR से कमिश्नर बदरुद्दीन, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ACCP से डायरेक्टर मोहम्मद अफजल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ज्वाइंट डायरेक्टर माजिद हुसैन, NAB से डायरेक्टर नौमान असलम, ISI से ब्रिगेडियर लेवल का अफसर या कोई भी उसके बराबर अहलियत रखने वाला अफसर जिसे खुद DG ISI नामजद करें, MI से भी ब्रिगेडियर लेवल का अफसर या कोई भी उसके बराबर अहलियत रखने वाला अफसर जिसे खुद इदारे के सरबरा नामजद करें। ये 6 इदारे हैं और अफसरान के नाम हैं जिन्हें FIA ने जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के लिए JIT में शामिल करने की दरख्वास्त की है, जिसमें आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर भी नामजद हैं। साथ ही मजीद 2 कंपनियों की सर्विसेज हासिल करने का भी मुतालबा किया गया है। FIA के मुताबिक इस केस की तहकीकात के लिए एक प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी की खिदमात के साथ साथ एक लॉ फर्म की भी खिदमात दी जाए। FIA ने अपनी रिपोर्ट में न सिर्फ पनामा तर्ज की JIT बनाने का मुतालबा किया, बल्कि इस मुश्तरका तहकीकाती टीम के अखराजात के लिए 2 करोड़ रुपए इजरा करने की दरख्वास्त भी की है। JIT से मुताल्लिक ये वो सारा मामला है जो FIA ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। दूसरी तरफ FIA ने अपनी इस रिपोर्ट में ओमनी ग्रुप से वाबस्ता मजीद फैमिली की कैम्प ग्राउंड नामी गैर मुल्की कंपनी के हवाले से भी अहम तफसीलात बताई हैं। इस कंपनी का जाली अकाउंट्स केस से क्या ताल्लुक है, मुबैना तौर पर क्या ताल्लुक हो सकता है। नुमाइंदा खसूसी दिशकोरी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। क्या ऐसी तफसीलात हैं जो FIA ने इस कंपनी के हवाले से, कैम्प ग्राउंड कंपनी के हवाले से और ओमनी ग्रुप से इसके ताल्लुक के हवाले से बताई हैं? जी शाहजेब, इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट टर्न आया है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने FIA ने जो डॉक्यूमेंट रखे हैं, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं इस कंपनी के हवाले से जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका एक लाइसेंस है। जब ये कंपनी बनी थी 2013 में डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट दुबई का है, उसके साथ ये रजिस्टर की गई थी। इसमें 3 मजीद ग्रुप की फैमिली के मेम्बर्स हैं, एक और साथी है जो कि UAE का शहरी है। उससे ये पता चलता है उसके 4 अहम डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं। 2013-14 की बैंकिंग ट्रांजैक्शन की डिटेल दी गई हैं। 2 मुख्तलिफ बैंक्स में इस कंपनी के अकाउंट्स खोले गए थे दुबई में, जिसकी मालियत 80 करोड़ 33 लाख UAE दिरहम जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 26 अरब 90 करोड़ रुपए बनती है। उसकी ये 2 साल में ट्रांजैक्शंस हुई हैं। उसमें बाकायदा तौर पर तकरीबन 670 ट्रांजैक्शन दिखाई गई हैं मुख्तलिफ लोगों की, जो कि मजीद फैमिली को मुबैना तौर पर इन्वॉल्व करती हैं। ये इस ट्रांजैक्शन में 6 से 7 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हैं जो दूसरे ममालिक में हुई हैं, वो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। उसमें शाहजेब इम्पॉर्टेंट जो है वो ट्राईमेटर रियल स्टेट UK में इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन वहाँ पर की गई हैं, पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। फिर 15 लाख दिरहम एक काबिल बहुत मशहूर शख्सियत हैं जुल्फ़कार वाजिद हसन, 15 लाख दिरहम उसके अकाउंट में 2 मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन में इसी कंपनी ने भिजवाए हैं। इसके अलावा नैनकी इंटरनेशनल इंडिया 8 लाख दिरहम इस कंपनी ने उसको भिजवाए हैं, और साथ ही नेल्सन कीटिया केनिया में
अमाउंट $1,00,000 की भेजी गई है। और इम्पोर्टेंट हांगकांग में भी इसकी ट्रांजैक्शन हुई है। काउच, नोरेस और कुंगलुंग 2 मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, वहाँ पर इसको ट्रांजैक्शन गई हैं। और FIA का ये दावा है शाहज़ेब कि ये 2013 में जब ये कंपनी बनी थी, इस कंपनी के मुख्तलिफ फ़ेक अकाउंट जो कि कराची में मुख्तलिफ बैंक्स में खोले गए थे, वहाँ से उनको ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे फ़ेक अकाउंट्स के ज़रिए बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शंस की गई और मनी लॉन्डर करके इस कंपनी को ट्रांसफ़र की गई हैं। और साथ ही में आपको ये भी बता दूं कि पेरिस होटल में वहाँ पर 28,000 यूरो मजीद फैमिली को भेजे गए थे। तो ये मल्टीपल लोगों को, तकरीबन सैकड़ों लोग और कंपनीज़ हैं जिनको ये ट्रांजैक्शन हुई हैं। लेकिन FIA का ये भी दावा है अपने डॉक्यूमेंट में कि ये ट्रांजैक्शन जो कि 6,000 थी अब बढ़ के 12,000 और हो गई हैं। कुल मिला के 18,000 ट्रांजैक्शंस हैं। 12,000 की अभी डिटेल आना बाकी है। और ये 29 फ़ेक अकाउंट्स पहले थे, अब ये फ़ेक अकाउंट्स 44 तक पहुंच गए हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 42 अरब रुपए तक पहुंच गया है। तो सर अब ये जो कर रहे हैं और आपके ज़राए के तहत आपको हासिल हुआ है, ये FIA का दावा है। और ख़ुद FIA जब एक GIT बनाने का कह रहा है, यानी खुद FIA तहकीक तलब समझता है सारे के सारे मामला को, कोई अदालती फैसला नहीं है, तो अभी तक तो ये सारा मामला मुबैना है। कितना गैर कानूनी है, कितना नहीं है, इस बात का फैसला होना है। तो मजीद फैमिली या उनके किसी वकला का आपने इस पर मौक़िफ़ लिया? क्योंकि FIA का दावा एक तरफ है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, वो मौक़िफ़ मालूम किया? शाहज़ेब, यहाँ पर मजीद फैमिली को रेगुलरली मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू आए, बिकॉज़ ये सारे जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और FIA ने कोशिश किया है कि इसको खुफिया रखे। उनकी तरफ से उनके वकील का मौक़िफ़ आया है, शाहिद हामिद से मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि उनके क्लाइंट तक उनकी एक्सेस नहीं है, इसलिए वो इस पर कोई मौक़िफ़ देने से कासिर हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पैनामा की तरह की एक टीम FIA चाहती है, बिकॉज़ इसकी ट्रांजैक्शन जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक तक फैली हुई हैं और बड़े नामी गरामी लोगों के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात और कनेक्शन नज़र आ रहे हैं एलिजिडली मुबैना तौर पर। तो यही एक वजह है कि वो चाहते हैं कि एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम हो जिसमें MI, ISI और मुख्तलिफ इदारों का रोल हो। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे। ज़ाहिर है ये सारे के सारे मामला तहकीक तलब हैं। FIA की रिपोर्ट जो ज़राए से जाहिद गिशकोरी को हासिल हुई है उसमें ये सारी बातें की गई हैं। और तहकीक तलब इसलिए है कि FIA ख़ुद एक GIT बनाने की बात कर रहा है, फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, जिसके बाद इस सारे मामलात में कितनी हकीकत है कितनी नहीं ये बात वाज़ेह हो जाएगी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत में रोज़ की बुनियाद पर हो रही है। और नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की GIT के सरबराह वाजिद ज़िया पर जिरा जारी। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है दोनों जानिब से सख्त जुमलों का तबादला भी देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज की समाअत में भी हिल मेटल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुताल्लिक ख्वाजा हारिस ने वाजिद ज़िया पर जिरा और कैश फ्लो से मुताल्लिक सवालात पूछे, जिसका जवाब देने में वो मुश्किल में नजर आए। जबकि आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कल अडियाला जेल में मुलाकात का दिन होने के बावजूद अपने वकला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त देने से रोक दिया। समाअत का आगाज़ हुआ तो ख्वाजा हारिस ने वाजिद ज़िया पर जिरा का सिलसिला जारी रखा। ख्वाजा हारिस ने वाजिद ज़िया से पूछा कि हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट में रकूम की मुंतकली और कैश फ्लो के जरिए किस बुनियाद पर मुनाफे का तयन किया गया, जिसके जवाब में वाजिद ज़िया ने एहतसाब अदालत के जज से कहा कि ये अकाउंटिंग से मुताल्लिक मफरूज़े पर मबनी सवालात पूछे रहे हैं। इस मौके पर नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ऑडिट रिपोर्ट के एदाद शुमार नेट प्रॉफिट की सूरत में मिले, जिनका रिपोर्ट में जिक्र है। नेट प्रॉफिट यानी कि जो नेट मुनाफा है ये कैसे निकाला गया, ये GIT रिपोर्ट का हिस्सा नहीं। इस जवाब पर नवाज शरीफ के वकील ने एक और सवाल किया और पूछा कि क्या कैश फ्लो का जिक्र रिपोर्ट से गैर मुतालिका है। GIT रिपोर्ट में कैश फ्लो का जिक्र है और मैं इसी से मुतालिक सवाल पूछ रहा हूं, जिस पर नायब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि जो नेट मुनाफा है, जो नेट प्रॉफिट है, वो उस भिजवाई गई रकूम से उसका मवाजना किया गया कि मुनाफे की कितनी फीसद रकम भिजवाई गई और पता चला कि जो मुनाफा था उसका 88% हुसैन नवाज ने नवाज शरीफ को भिजवा दिया, यानी कि 88% नवाज शरीफ को भेजा गया। इस मौके पर एहतसाब अदालत के जज ने नायब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा कि जो मुनाफा है वो कैसे निकाला गया। इस सवाल का जवाब है तो बता दें, और अगर नहीं है तो मालूम
फिर भी बता दें कि आपको नहीं मालूम। ऐसी बात तो नहीं है कि जवाब ना आया तो पेपर में आप फेल हो जाएंगे। नायब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि यह बात गैर मुतालिका है, जबकि वाजिद जिया का कहना था कि जिस चीज का पूरे फसाने में जिक्र नहीं, ये वो बात पूछ रहे हैं। वाजिद जिया के जवाब पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि गवाह एतराज नहीं कर सकता कि यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है, सिर्फ प्रोसिक्यूटर को सवाल पर एतराज का हक है। ख्वाजा हारिस की इस दलील पर नायब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो नेट मुनाफा है वो कैसे निकला ये हमें नहीं मालूम, हमारे पास तो सिर्फ इदादो शुमार आए थे। ख्वाजा हारिस ने वाजिद जिया पर जिरा जारी रखते हुए सवाल किया कि क्या आपके पास हिल मेटल के ऑपरेशन और हासिल होने वाले कैश से मुतालिक मवाद है, यानी वो कंपनी जो कि हुसैन नवाज की मिल्कियत में थी, जिसके हवाले से इल्ज़ाम है कि वो असल में नुकसान कर रही थी, मगर जो 88% प्रॉफिट है वो कैसे नवाज शरीफ साहब को भेजा गया, उसका जो रेवेन्यू था, जिस पर वाजिद जिया ने बताया कि उन्हें इससे मुतालिक कोई काबिल एतबार दस्तावेज़ नहीं मिली। अलबत्ता जनवरी से जुलाई 2011 की कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक सोर्स दस्तावेज हासिल की। हमने एक ऑडिट फर्म से इदाद शुमार हासिल किए थे, इसलिए खालिस मुनाफे की जमा तफरीक से मुतालिक सवाल इसी फर्म से पूछा जा सकता है, ये GIT की प्रोडक्ट नहीं। GIT ने दस्तावेजात तैयार करने वाले से राब्ता करने की कोशिश भी नहीं की। नवाज शरीफ के वकील ने पूछा कि क्या आपकी रिपोर्ट में जो कैश फ्लो है, यानी कि कैश का आना जाना, उसकी इस्तिलाह इस्तेमाल हुई, क्या आपने किसी से पूछा कि कैश फ्लो क्या है? वाजिद जिया ने जवाब दिया कि ख्वाजा साहिब के सवालात तकनीकी नोयत के हैं और मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं हूँ कि जो उसूल बता सकूँ। दुनिया भर में हिसाब किताब के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार राइज हैं। वाजिद जिया का अपने जवाब में कहना था कि मुझे अपनी ज़रूरत की हद तक समझ आ गई थी कैश फ्लो क्या है। GIT मेंबर आमिर अजीज़ ने कैश फ्लो से मुताल्लिक रहनुमाई की थी। कैश फ्लो वो दस्तियाब कैश है जो किसी ऑपरेशन के आगाज़ में दस्तियाब होता है। ऑपरेशन के दौरान कैश पर जो पड़ने वाला असर और बचने वाली रकम सब कैश फ्लो में आती है। आज दौरान समाअत ख्वाजा हारिस और एहतसाब अदालत के जज के दरमियान भी दिलचस्प मुकालमा हुआ। एहतसाब अदालत के जज ने ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए कहा कि ख्वाजा साहिब सिर्फ मुतल्लिका सवाल ही पूछें, वाजिद जिया ने मुआशी मामलात पर PhD तो नहीं कर रखी। एहतसाब अदालत के जज के टोकने पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि खुदा का वास्ता है, आप सवाल ही नहीं पूछने देंगे तो हम क्या करेंगे? मुझे वकालत की प्रैक्टिस करते हुए 40 साल हो गए हैं। वाजिद जिया साहिब 6 माह बैठे और कह दिया सबको फांसी लगा दें। अब ये कह रहे हैं उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, तो मैं सवाल तो पूछूंगा। इस मौके पर वाजिद जिया ने ख्वाजा हारिस से कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं, जबकि नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ख्वाजा साहिब हर बात पर ज़ातियात पर उतर आते हैं। आज समाअत के दौरान होने वाली गर्मा गर्मी के बाद ख्वाजा हारिस और वाजिद जिया में खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। समाअत के इख्तिताम पर ख्वाजा हारिस ने पूछा कि क्या जिरह जारी रखें या आज के लिए बस कर दें, जिस पर वाजिद जिया का कहना था कि पिछली बार आपने 10 दिन लिए थे, इस बार तो 7 दिन हुए हैं, मैं अगले 3 दिन के लिए भी तैयार हूँ, थकन हो जाती है तो मैं हाँ में ही जवाब देता हूँ। वाजिद जिया के जवाब पर कमरा अदालत में कह के गूंज उठे, जबकि ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं आपको ऐसी सूरत हाल में डालकर नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकता। इन दिलचस्प जुमलों के तबादले के साथ ही अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को कल भी एहतसाब अदालत में पेश होने की हिदायत की गई है। जबकि ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने अडियाला जेल में कल मुलाकातों के दिन होने के बावजूद अपने वकला को हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त देने से रोक दिया है और अब वो मुलाकात के दिन भी कल जब एहतसाब अदालत में पेश होंगे, दिलचस्प दिन होगा, क्योंकि ख्वाजा हारिस का फोकस ये है कि GIT की तरफ से कहा गया था कि जो नेट प्रॉफिट है उसका 88% हुसैन नवाज की हिल मेटल ने नवाज शरीफ को भेज दिया। तो वो कैश फ्लो आपने किस तरीके से मेजर किया, किस तरीके से नेट प्रॉफिट को आपने जांचा, जिसके हवाले से वो सवाल जवाब कर रहे थे और आज वाजिद जिया से सख्त सवाल जवाब हुए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मज़ीद खबरों पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के टिकट पर कौमी असम्बली के हल्का NA 245 कराची से जीतने वाले आमिर लियाकत ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी जमात से नाराज़ दिखाई दिए। उन्होंने अपनी पार्टी पर तनकीद की, पार्टी सरबराह इमरान खान पर तनकीद की, उनसे शिकवे किए, नज़रअंदाज किए जाने की शिकायतें की। ये मामला कल उस वक्त शुरू हुआ जब आमिर लियाकत अचानक मीडिया पर आए और तनकीद की। आमिर लियाकत ने समा TV के प्रोग्राम में बात करते हुए तहरीक इंसाफ की क़यादत से शिकवे किए और नाराज़गी की वजह बताई। तहरीक इंसाफ पर तनकीद, इमरान खान पर तनकीद, इमरान खान की पॉलिसीज़ पर तनकीद, तहरीक इंसाफ की कराची की क़यादत पर तनकीद, नहीं बनने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इक़दामात पर तनकीद। आमिर लियाकत की तनकीद पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा का रद्दअमल भी सामने आया, मगर उनके रद्दअमल से ऐसा लगा जैसे उन्होंने आमिर लियाकत की इन बातों को संजीदा नहीं लिया। आमिर लियाकत साहब की बात के ऊपर आप कमेंट करना, खुदा हम सबको हदायत है। उस पर इमरान खान साहब कुछ फरमाएंगे, मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकता। ये आमिर लियाकत साहब ने बात।
आमिर लियाकत तहरीक इंसाफ से पहली बार नाराज़ नहीं हुए, बल्कि दूसरा मौका है जब वो अपनी पार्टी से नाराज़ हुए हैं। इससे पहले इंतखाबात में टिकट ना मिलने पर भी वो पार्टी से नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं। इस मामले पर उन्होंने 3 जून को एक ट्वीट किया जिसमें कहा था कि मैं तहरीक इंसाफ को अपना घर समझ कर आया था, मगर फिरदौस शमीम नकवी ने अपने ही घर में टिकट देने से इनकार कर दिया। आमिर लियाकत रवां साल 19 मार्च को तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे और उन्होंने अपनी शमूलियत के बाद इमरान खान की तारीफें की थी और क्या कहा था, जरा देखिए। हमारा लीडर कल भी सच बोलता था, आज भी सच बोलता है। महाजिरों, जवाब दो मुझको महाजिरों। इमरान खान को कहते थे, इमरान खान ने मोहब्बत में कहा कि मैं आधा महाजिर हूं। मैं कहता हूं इमरान खान साहब, अब आप आधे महाजिर नहीं रहे, अब आप 1.5 महाजिर हो गए। आधे आप खुद हैं, आधे आप खुद हैं, एक पूरा आपके साथ खड़ा है। खान साहब को मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया है। इसके अलावा आमिर लियाकत ने अपनी शमूलियत के हवाले से भी कहा कि उनकी आखिरी शमूलियत है, वो मरकर ही तहरीक इंसाफ से जाएंगे। खान साहब, आपसे मुखातिब हूं, हम तो जब आते हैं तो दिल से आते हैं, हम आए हैं तो आपके पास आए हैं। अब आपको छोड़कर खान साहब कहीं जाने का दिल नहीं चाहता। मैंने देर की आते आते और इतनी देर कर दी कि मेरे पास अब कहीं और जाने की जगह नहीं है, लिहाजा मेरा आखिरी मकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही था। बुजुर्गों का कहना है देर से फैसले हमेशा अच्छे होते हैं, जल्दबाजी के फैसले शैतान के होते हैं। देर में किया है लिहाजा देर तक ही रहेंगे यहाँ पर। ये मेरा आखिरी मकाम है और ये रिकॉर्ड हो रहा है इस वक्त। आखिरी मकाम का मतलब है मैं ज़िंदगी भर एक ही पार्टी से वाबस्ता रहा, उसका नाम था MQM, और उसके बाद मैं किसी पार्टी में नहीं गया। अब मेरी आखिरी पार्टी है तहरीक इंसाफ और मैं खान साहब के साथ। इसके बाद कोई गुंजाइश की सवाल की गुंजाइश बचती नहीं है ना कि फिर क्या आप जाएं और निकले। जाने ही नहीं है यहाँ से, जाएंगे कहाँ? ये तो वो दुल्हन है जो यहाँ माँ बाप ने कह के बेचा है, बेटा यहाँ से जाना तो फिर जनाजे के साथ जाना। तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद आमिर लियाकत इमरान खान और पार्टी का भरपूर दिफा करते भी नजर आए, मुखालिफिन पर तनकीद भी करते रहे। मगर तहरीक इंसाफ में शमूलियत से पहले आमिर लियाकत का ये मौक़िफ़ नहीं था, बल्कि वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे और पार्टी ज्वाइन करने से थोड़े दिन पहले तक करते थे। उन्होंने तहरीक इंसाफ को फसाद फैलाने वाली जमात का भी करार दिया था। क्या कहा था, जरा देखिए। ये आपकी माओ ने तहरीक इंसाफ वालों आपकी तरबियत की है। ए तहरीक इंसाफ वालों, ए PTI वालों, ये आपकी तरबियत है आपकी माओ की। ये आप अपनी माओ को सिला दे रहे हैं, ये तरबियत है। ये ट्विटर पर आकर आप लिखते हैं मैं सलीम साफ़ी नहीं हूं, मैं अरशद शरीफ नहीं हूं, मैं आसमा शिराजी नहीं हूं कि मैं खामोश होकर बैठ जाऊं आप गालियां दें। मैं आमिर लियाकत हुसैन, शेख लियाकत हुसैन का बेटा, महमूदा सुल्ताना का बेटा, मैं आपका ताक़ुब करूंगा। कहना पड़ता है और कहेंगे, हम बताएंगे कि कितना गंदा, घिनौना और घटिया चेहरा है तहरीक इंसाफ का। एक बड़ा ही गलीज़ और मकरू चेहरा जो अपनी माओ को गालियां देता है, इसलिए कि जो किसी की माँ को गाली देता है वो अपनी माँ को गाली देता है। तो ये माँ का रुतबा है और अगर आपकी समझ में आए तो माफ़ी मांगनी चाहिए आप। ये इधर उधर की बातें करने से तो जाली डिग्री वाला फला डिग्री, छोड़ दो इनको बातों को, ये बहुत पुरानी हो गई है, कोई नई राउंड होने के यार। तो आप अपनी फिक्र कीजिए, क्योंकि जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे मैं आपका ताक़ुब करता रहूँगा और मेरा पीछा जारी रहेगा। आज इमरान सीरीज़ ज़रूर पढ़िएगा, आज से जंग में शुरू हुई है। इमरान सीरीज़ की पहली किस्त आई है और वो है बदतरीन हिमाकत। अभी बहुत सारे नॉवेल्स बाकी हैं और लोगों को इब्ने सफ़ी और मज़हर कलीम याद आएंगे। हम आपकी तरह नए पाकिस्तान वाले नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है हम पुराने पाकिस्तान वाले हैं, जहाँ पर हमारी माओ ने हमारी अच्छी तरबियत की है। यहाँ पे भी लोग यही कहने आए थे ना, तब्दीली लाएंगे, इस्लाह करेंगे, इस्लाह करेंगे, इस्लाह करेंगे। ये फसाद फैलाने वाले। आपको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहना तो आता नहीं है, कंटेनर पे खड़े हो गए। एक दफ़ा आपने कह दिया था इय्याका नस्तईन व इय्याका नअबुदु, आपको ये तो आता नहीं है। मैं आप मेरे पास आइए किसी दिन सामने रसूल का नाम पूरी तरह ले, आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना तो आता नहीं है। नात की आप तौहीन कर चुके हैं, पता नहीं कहाँ से आप जो है वो इस्लाह करने के लिए आ गए और आपके साथ जितने लोग हैं वो सबके सब ऐसे हैं। हम तो वो हैं साहब, ऑन एयर कह रहे हैं साहब, लाइव ऑन एयर कह रहे हैं जनाब, लाइव कह रहे हैं यहाँ बैठे हुए लोग। हमने तो अपने भाई को आज तक तस्लीम नहीं किया, इमरान लियाकत हुसैन। हम तो जनाजे में शरीक नहीं हुए उसके, क्योंकि वो आदमी गलत था। इसका मतलब है कि इमरान नाम से तो बनी नहीं है मेरी कभी। इसके अलावा आमिर लियाकत हुसैन ने इमरान खान की शादी और तर्ज सियासत पर भी शदीद तनकीद की। दावा किया कि आइंदा हुकूमत भी नवाज शरीफ की होगी।
आमिर लियाकत इन ख्यालात का इजहार करने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। फिर तहरीक इंसाफ की तारीफ़ें करने लगे, टिकट नहीं मिला, फिर तहरीक इंसाफ पर तनकीद करने लगे, फिर टिकट मिल गया, फिर तहरीक इंसाफ की तारीफ़ करने लगे और अब कल फिर तहरीक इंसाफ की बुराई करने लगे। तहरीक इंसाफ में शामिल होने से पहले और MKM छोड़ने के बाद उन्होंने सियासत हमेशा के लिए छोड़ने का भी ऐलान किया था। हमारे प्रोग्राम में सियासत छोड़ने का ऐलान किस तरह किया था, ज़रा देखिए। सियासत मेरा पैशन था, मेरे पुराने दोस्त भी हैं, भाइयों की तरह। मेरा पैशन था सियासत। मैंने आज सियासत छोड़ दी हमेशा के लिए। मैं अपना फ़ैसला वापस नहीं लूँगा। मैंने सियासत छोड़ दी, मैं सियासी सरगर्मियाँ मैंने छोड़ दी। बस शाज़िब मैं अलहदा हो गया, मैं अब सियासत से दूर हो गया। मेरा पैशन था, मैंने अपना पैशन छोड़ दिया। मेरी खुशी थी, मैं मिनिस्टर रहा था इस मुल्क में, मुझे MKM ने MNA बनाया था। मैं उसके बाद मैंने सियासत नहीं की फिर 10 साल तक। फिर मैं MKM के लिए आया था, मैं MKM के लिए आया था। माजरत के साथ आपने सियासत एक दफ़ा पहले भी छोड़ी थी। मैं आपके जज्बाती आपके जज्बाती मैं सवाल है, मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता, आप जज्बाती हो रहे हैं, मगर मैंने सवाल आपसे पूछना है। आपने रात को ये नज़म लिखी और आपने कहा माइंड बना के लिखे। रात को आपने माइंड बनाया, फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी फारूक सत्तार साहब के, आपका माइंड फिर बदला। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, टॉक शो में गए, आपका माइंड फिर बदला। क्या गारंटी है फिर नहीं बदल जाएगा डॉक्टर साहब? नहीं, माइंड नहीं बदला था। मैं ये इससे मैंने सियासत छोड़ने को, इससे ये तो मैंने अपना दर्द बयान किया था। सियासत उससे छोड़ने को थोड़ी कहा था। आज तो मैं आपसे कह रहा हूँ, या आप रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा, मैं जब भी आऊँ, या आपको कसम है कि आप मुझे दिखाएंगे कि आप तो ये कह रहे थे, मैं अब नहीं आऊँगा। आप मुझे कसम नहीं भी देंगे, मैं फिर भी दिखाऊंगा। मगर मैं नहीं आऊँगा शायद, मैं चला गया, आई एम गॉन। मैं नहीं आऊँगा कभी भी, मैं कभी नहीं आऊँगा, मैं कभी भी नहीं आऊँगा वापस। पहले तनकीद, फिर तारीफ़, फिर से तनकीद, फिर से तारीफ़ और फिर से तनकीद के बाद आमिर लियाकत फिर से इमरान खान के हक़ में बोलने लगे, सियासत छोड़ी, सियासत करने लगे। फिर इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं, पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब ने आज इसका जवाब भी दिया। वो क्या कह रहे थे, ज़रा देखिए। आप ये कह दें कि जी उन्होंने सुबह हल्फ उठाया वो कायद के मिजाज में, हु आर यू? नंबर वन, इफ़ यू आर समबडी और आपका ये है मैंडेट कि आप एक MNA होकर, एक पार्टी के मेंबर होकर ये बात खान साहब को कहना भी चाहते हो, तो आप खान साहब को खुद जाके नहीं बात कर सकते। आप उसी पार्टी में रहकर उसी पार्टी के ऊपर आप बदनामी के दाग लगा के आप समझते हैं कि अगर आप इमरान खान के करीब भी पहुंच सकते हैं तो गलतफहमी है। किसी की ख्वाहिश, किसी का ख्वाब तो हो सकता है कि उसके साथ 15 मेंबर्स हैं, और अगर 15 तो बहुत दूर की बात है, अगर एक मेंबर भी वो लेके बैठ जाए तो मैं उनको मान जाऊँगा कि जी उनकी बात में कोई दम है। और ये कहना भी बड़ा नामुनासिब बात है, बड़ी इमेच्योरिटी का उन्होंने सबूत दिया है कि अपनी ही पार्टी, अपने ही वज़ीर आज़म, दैट मीन्स के वो फिर यहाँ आए क्यों थे? घास खाने आए थे यहाँ? क्यों आए थे यहाँ? दुनिया में कोई भी आदमी, अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसकी शैतानी दिमाग या गलीज़ ज़बान या गलाजत से भरे दिल के साथ वो किसी मज़हब को इस्तेमाल कर लेगा या किसी के इज़्ज़त पे आँच ले आएगा या किसी के बारे में प्रोपेगेंडा कर लेगा और लोग उससे डर जाएंगे, इन जनरल पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मैं वो इंसान हूँ कि ऐसे गलीज़ दिमाग और गलीज़ आदमी और ऐसी गलीज़ सोच और दिल रखने वाले आदमी की ज़बान के साथ जूते की सोल बनाना जानता हूँ। सो आई एम वेरी क्लियर टू व्हाट आई एम सेइंग। फैसल वाडा साहब ने बड़ी सख्त बातें की। फिरदौस शमीम नकवी साहब, जिन पर एतराज़ भी किया उन्होंने कि बचकाना बयानात देने वाले लोग हैं, वो MKM से मिलने चले गए। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने उनके हवाले से बात की, जो कि सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के, हमारे साथ मौजूद है। नकवी साहब बहुत शुक्रिया। साहब, क्या वजह है इमरान खान साहब की, क्या कराची में दिलचस्पी नहीं है, जिसकी तरफ आमिर लियाकत हुसैन साहब इशारा कर रहे हैं? 4 सितंबर से पहले कह रहे हैं कि मैं फ़ैसला करूंगा कि मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठूंगा या अपोजिशन बेंचेस पर बैठूंगा। ये क्या मसला हो गया है? क्यों नहीं आप उन्हें मना पा रहे या मुतमईन कर पा रहे? जी, ये तो मसला तो आप आमिर भाई ने ख़ुद बड़े वाज़ेह तरीके से बयान कर चुके हैं और बयान किए जा रहे हैं। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है और ख़ान साहब का इंटरेस्ट ना होने का, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपके सामने कहता हूँ। देखिए, पहली चीज़, एक वाहिद शहर जिसका पैकेज सेपरेट से अनाउंस किया बिफोर द इलेक्शन 12 मई को कराची के अंदर, वो कराची शहर था। अगर उनकी पहले वाली तकरीर थी जो लाहौर में उन्होंने इलेक्शन कैंपेन लॉन्च की, अगर किसी शहर का जिक्र था तो वो शहर का नाम कराची था। इस वक्त कराची को कौमी धारे में लाने की जो हम कोशिश कर रहे थे, उसके सिलसिले में सदर पाकिस्तान कराची से इंशाअल्लाह, गवर्नर सिंध कराची से, रज़ाक दाऊद कराची से, फ़र्रुख नसीम कराची से, आपके इशरत हुसैन कराची से, असद उमर कराची से, नईमुल हक कराची से,
खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची से, और कराची के और बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। जब इतने लोग मरकज़ में कराची की नुमाइंदगी कर रहे होंगे तो कराची के ऊपर से पीटीआई की तवज्जो कैसे हट सकती है? मगर इन बातों से आपको मुतमईन कीजिए ना, आपके पार्टी के रहनुमा हैं, वो इमरान खान साहब का दिफा करते रहे हालिया तौर पर, उससे पहले तनकीद करते रहे, फिर तनकीद कर रहे हैं, तो उन्हें क्यों नहीं मुतमईन कर पा रहे हैं आप? वो दिली तौर पर दुखी लग रहे हैं अपनी बातों से। देखिए, ये सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ ना, ये तो आमिर साहब को पूछा जाए। हम जब उनसे बातचीत करेंगे तो हम ज़रूर ये सारे मौजूआत उठाएंगे कि भाई आप बताइए कि आपको किस तरीके से ये एहसास महरूमी हो रहा है। पूरा कराची इस वक्त जो है वो खुश हुआ है, वाह वाह कर रहा है, पीटीआई जिंदाबाद का नारे लगा रहा है। तो हमें वो बात समझ में नहीं आ रही, जब समझ में आएगी तो हम उनसे समझने की पहले कोशिश करेंगे। नहीं, मगर आपको क्या नहीं समझ में आ रहा? उन्हें कराची के एहसास महरूमी की थोड़ी सिर्फ वो बात कर रहे हैं, वो अपने एहसास महरूमी की भी बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग उन्हें अहमियत नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं जो बचकाना बयान देते हैं जो कि आपने दिया था वो चले गए एमक्यूएम के पास, मुझे नहीं लेके गए। तो वो साफ नजर आ रहा है उनकी बातों से कि उनको अहमियत नहीं दी जा रही, उन्हें अहमियत चाहिए और आप लोग नहीं दे रहे उनको अहमियत। मेरे ख्याल से इसके ऊपर इस वक्त, क्योंकि शादेब ये हमारा एक इंटरनल मैटर है और मैं ये समझता हूँ कि मैं कम से कम एज प्रेसिडेंट ऑफ कराची अपनी डर्टी लिनन जो है पब्लिक प्लेस पे वॉश नहीं करूँगा। मैं जो कुछ बात करूँगा वो अंदरून अपनी पार्टी के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के गुफ्तगू होगी, इस पे रोशनी डाल रहे हैं। इसके लिहाज से हमें जो कुछ आइंदा का लाए अमल पहले तय करेंगे और उसके बाद हम बात, जब मौजू वक्त पे हम इस पूरे वाक़े के ऊपर अपना बयान आप ना धोएं पब्लिक में। मगर फैसल जावेद ने जवाब दिया है उन्हें, और बाकायदा तौर पर दिया, जो हमने भी आवाम को दिखाया। भी आमिर लियाकत हुसैन साहब भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे साथ लोग भी हैं। तो ये पार्टी का जो सारा का सारा मामला है ये पब्लिक के सामने है, मीडिया पर आया हुआ है, आप ना करें। आमिर लियाकत साहब के जो स्टेटमेंट आए हैं उससे हम सबको बहुत तकलीफ़ हुई है। इस तकलीफ़ का एहसास मेरे तमाम MPAs, MNAs, पार्टी वर्कर्स सबको है। जहाँ तक इस वाली बात का है कि पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, मेरे ख्याल से मेरे जितने इलेक्टेड MNAs, MPAs आज भी हैं उनमें से कराची से एक एक फ़र्द का ये यकीन दहानी है कि हम ना इस सोच को, हमारे दिमाग में कभी ये ख्याल तक नहीं आया कि हम, और ना मुमकिन है पीटीआई के किसी आदमी को, आप सोचे मेरे जैसा शख्स, आपको अली जैदी जैसा शख्स, ये लोग जो पिछले 22 साल से जो जद्दोजहद करते आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज गवर्नमेंट बने हुए 7 दिन हुए, हम कैसे सोच सकते हैं किसी के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की? ये बात तो मैं सोचने के काबिल भी नहीं है। मगर आप कह रहे हैं तकलीफ हुई है उनकी बातों से, उनके बयानात से, उनकी तकलीफ का आप एहसास नहीं कर रहे। उन्हें तकलीफ है कि गवर्नर हाउस में कल इजलास हुआ है, MNAs MPs बुलाए गए कराची के, आपने उन्हें फिर नहीं बुलाया, तो वो भी तो तकलीफ में है ना। उसका एहसास आप लोग नहीं कर रहे, उनके एहसास महरूमी को आप एड्रेस नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से आप लोगों के पास सबके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप के पिक्चर्स आ गई हैं, आपके पास वो भी आ चुका है कि कौन कौन लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आमिर भाई का नाम है। अगर उन्हीं ने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं देखे या पार्टी को गलत व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी पार्टी या तंजीम लेने को तैयार नहीं है। ज़ाहिर है आप ये जवाब दे रहे हैं, मगर जो उनके बयानात हैं पार्टी ज्वाइन करने से पहले, जो इमरान खान साहब के खिलाफ वो बात करते रहते थे, फिर ज्वाइन की, फिर हक में बात की, फिर टिकट नहीं मिला तो फिर आपके ऊपर जो तनकीद की और पार्टी के हवाले से फिर वो बात करें, तो क्या आप लोग भी तवक्को रखते हैं कि वो 2-3 हफ्ते में इस किस्म के बयानात और आपस बदलते रहते हैं, इसलिए आप जवाब भी नहीं देना चाह रहे और पार्टी के दूसरे रहनुमा कोई जवाब दे रहा है, कोई नहीं देना चाह रहा, फवाद चौधरी साहब इग्नोर कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही होगा जो हो रहा है इस वक्त? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये भी राय जो है मैं अवाम पे छोड़ देता हूँ और मीडिया पे छोड़ देता हूँ। नहीं, राय आप अवाम और मीडिया पर छोड़ रहे हैं। टिकट अवाम और मीडिया ने दिया था क्या उन्हें? आप लोगों ने दिया था ना। राय तो दिखाई थी मीडिया ने, उसके बावजूद आपने टिकट दिया और अवाम ने वोट दिया। अगर इमरान खान को दिया तो आमिर लियाकत को इमरान खान की वजह से दिया, तो आपने दिया ना टिकट उन्हें। पार्टी का कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि nobody can take any issue which is related to the party to the media। ये मैं इसकी निशानदेही नहीं, वो ले आए मीडिया पर। अब क्या कहता है पार्टी का कोड ऑफ कंडक्ट? जी, वो जो है उसके अंदर जब हम पूरी इसकी तय में और तहकीक कर लेंगे, सुन लेंगे क्या अवामिल है, उसके बाद मैंने कहा मैं ज़रूर आपको
पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू जो भी डेवलप होगा उसको हम ज़रूर शेयर करेंगे आपसे। मगर आप कोशिश करेंगे उन्हें मनाने की? ज़ाहिर है वो दिल दुखा है उनका, वो एहसास महरूमी का शिकार हैं, मनाएंगे क्या ताकि वो अपोजिशन की बेंचेस पर ना बैठ जाएं? वो कह रहे सदारती इंतखाब के हवाले से और 4 सितंबर से पहले ज़ाहिर है वोट लेकर आए हैं, कोशिश करेंगे? देखिए ये भी हमारा एक इंटरनल मैटर, मैं इस वक्त नो कमेंट्स कह के इस सवाल के आपको फेंड ऑफ कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। नकवी साहब कह रहे हैं कि इंटरनल मामला है। आमिर लियाकत हुसैन साहब हों, फैसल जावेद, फैसल वाडा, वो बहरहाल इस हवाले से मीडिया पर बात करते रहे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मज़ीद टॉपिक्स पर बात करेंगे। साजी के मामलात मुकम्मल करने के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क की मईशत को ठीक करना है, और ये काम हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा। हुकूमत को कुछ मुश्किल और बड़े फैसले करना होंगे। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत को फौरी फैसले करना होंगे। आज नई हुकूमत का पहला इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास वफाकी वजीर खजाना असद उमर की सदारत में हुआ, जहां चंद अहम फैसले किए गए। जी न्यूज़ के मुताबिक आज इजलास में पावर सेक्टर के नादेगान को 30 सितंबर तक अदायगियों की मोहलत देने का फैसला किया गया। गर्दिशों कर्जों का कुल हजम 1188 अरब रुपए है, जिस बारे में जामे रिपोर्ट अगले हफ्ते पेश की जाएगी। अहम फैसलों के साथ साथ चेयरमैन FBR भी तैनात कर दिए गए हैं। इमरान खान का दावा था कि रेवेन्यू को डबल करेंगे, FBR में चोरियों को ख़त्म करेंगे। ये सारी के सारे मस्बत फैसले हो सकते हैं अगर वो उस सिमत में जाएं जो इमरान खान साहब के दावे थे। अब डॉक्टर मोहम्मद जहांजेब खान को तब्दील करके चेयरमैन FBR मुकर्रर किया गया है। हमारे साथ शहबाज राना मौजूद हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं, माशी मामलात पर नज़र रखते हैं। शहबाज बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ज़ाहिर बड़े अहम फैसले हैं, टैक्स रेवेन्यू डबल करने की बात करते थे, ये एक बड़ी अहम तैनाती है। आप समझते हैं कि एक ऐसे चेयरमैन FBR हैं जो रेवेन्यू डबल कर सकते हैं, चोरियाँ रोक सकते हैं, एक अच्छी तैनाती की गई है? जी शाहजेब साहब, इसमें जो बुनियादी बात है, इस वक्त जो हुकूमत के 2 ऐलानात सामने आए हैं जो असद उमर साहब ने वज़ीर ख़जाना बनने से पहले किए थे। एक तो उन्होंने ये कहा था कि जो पॉलिसी का जो उसमें सब्जेक्ट है FBR से, वो उसको सेपरेट करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ले जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ख़ास तौर पर जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, उसका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके ऊपर रिलायंस बहुत बढ़ गया है। इस वक्त जो डायरेक्ट कलेक्शन है वो तकरीबन 37% ऑफ द टोटल टैक्सेशन, तो वो उन्होंने कहा कि हम इसको इंक्रीज़ करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस से उसके ऊपर जो पाकिस्तान का इन्हिसार है उसको कम करेंगे। इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ओवरऑल कम हो जाएगी। ये तो उनके ऐलानात है। अभी तक जो पॉलिसी के लेवल पे कोई चीज़ सामने नहीं आई। एक जो बड़ी तब्दीली आपने जैसा फरमाया, जो चेयरमैन FBR है उनको कल अपॉइंट कर दिया गया है। इसमें जो बुनियादी बात है, हुकूमत ने फैसला ये किया कि आउटसाइडर को वो लेके आएगी। FBR की जो अपनी 2 सर्विसेज हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और जो कस्टम ग्रुप है, वहाँ से चेयरमैन का इंतखाब नहीं किया गया। हालांकि वहाँ पर तकरीबन 6 ऐसे अफराद हैं जो ग्रेड 22 में है। इसका मतलब है हुकूमत को उनकी काबिलियत के ऊपर पूरा वो नहीं था, उनको उसके ऊपर वो उनको यकीन, तो इसलिए बाहर से ले आए हैं। जहाँ तक जहांजेब खान साहब की जो एक उनकी शख्सियत है, उनकी प्रोफेशनल जो उनकी वर्किंग है, उन्होंने ज़्यादातर काम पंजाब में किया है और उनके क्रेडिट पर काफ़ी चीज़ें हैं। उन्होंने जो PND जो पंजाब का जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो इदारा है, उसके अंदर वो चेयरमैन रहे हैं गुज़श्ता सालों में, और वहाँ पे जो पंजाब हुकूमत का जो भी उनका एक विजन था उसको इम्प्लीमेंट करते रहे हैं। एक मिक्स सा एक रिएक्शन सामने आ रहा है। जो भी जितना भी काबिल चेयरमैन हो, उसको जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, अगर वो FBR की सर्विस से नहीं है तो उसका FBR की मशीनरी का उसके ऊपर एतमाद होना और उसका साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये 20 से 22 हज़ार की एक स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स है FBR की। जब तक ये फुली तौर पर नए चेयरमैन के साथ नहीं होगी तो उसका जो डिलीवरी है उसमें वो सवालात आते रहेंगे। तो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि FBR की वर्क फोर्स को साथ लेके चले। आज की जो इतलात हैं, जो कस्टम ग्रुप है उसको शायद इस जो अपॉइंटमेंट हुई इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो इनलैंड रेवेन्यू सर्विस है उसके अंदर थोड़ा सा इसके ऊपर पाया जाता है तहफ़्फ़ुज़ात है। मगर पूरी इस हुकूमत को और असद उमर साहब को पूरा हक है कि ऐसी टीम बनाएं जिससे वो वादे पूरे कर सकें जो उन्होंने किए और डिलीवर कर सकें। अगर ये शख्सियत हैं और डिलीवर कर सकते हैं तो बेशक किसी को एतराज़ हो। और वैसे भी इमरान खान साहब का ये कहना रहा है कि FBR में इतनी चोरी है जिसकी वजह से रेवेन्यू नहीं बढ़ पाता, तो ये हेड ऑन ले सकेंगे FBR के इदारे को खुद को, और वो चोरी ख़त्म कर सकेंगे कि साथ मिलके भी काम करें और जो चोर हैं उन्हें भी अलग करें और फिर रेवेन्यू डबल करें ताकि लोगों की मुश्किलात भी कम हो। देखिए जी, ये एक इंतहाई मुश्किल काम होगा नए चेयरमैन साहब के लिए कि वो FBR की टीम को वो साथ ले सके, और उसके साथ साथ उनके अंदर जो एक करप्शन का एक एलिमेंट है, और करप्शन के साथ दूसरा बड़ा एलिमेंट इनएफिशिएंसी का भी है। वहाँ पे जो हैं वो ऑनेस्ट लोग भी हैं बट वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पिछले साल 1.5 साल के अंदर कोई 180 अफराद ऐसे हैं जो FBR के जो बहुत सारी इंक्वायरीज फेस कर रहे हैं। उसके ऊपर सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी थे फवाद साहब, उन्होंने
उन्होंने नोटिस लिया, आज तक उन 180 अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह कि FBR के अंदर जो पैट्रोनेज होता है उनको अंदर से एक प्रोटेक्शन मिलती है। वो जो माफिया है, जो नेक्सस है, वो तोड़ना जो है वो जहांगीर खान साहब का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जब तक वो माफिया नहीं तोड़ सकेंगे वो आगे नहीं चल सकेंगे। जो इनका जो अभी फौरी तौर पर इनको जो काम करना है, वहाँ पे जाके अपने जो इर्द गिर्द जो मेंबर्स होते हैं जो FBR को चलाते हैं, जो चेयरमैन साहब को असिस्ट करते हैं, और जो उनके रिस्पेक्टिव विंग्स होते हैं, ऑपरेशंस है, कस्टम्स है, पॉलिसी है, ऑडिट है, और दूसरे जो HR के जो विंग्स हैं, उनके ऊपर जो कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आना। ये देखना होगा कि क्या चेयरमैन साहब पिछली टीम के साथ चलते हैं या उनको लेके जो नई टीम लेके आते हैं। जो लास्ट 3 चेयरमैन गए थे, उन्होंने बाय एंड लार्ज ऊपर के जो लोग थे, जो उनके राइट हैंड थे, वो वही थे जो आज से 5 साल पहले तारिक बाजवा साहब के थे। तो अगर तो ये इन्होंने वही सिस्टम लेके चलना है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। इनको बुनियादी तौर पर इनको इस्लाहात भी करनी है, और इसके साथ साथ इन्होंने FBR का जो उसकी वर्क फोर्स है उसका इत्मीनान हासिल करना है। बिल्कुल ठीक है, इस्लाहात भी बहुत ज़्यादा लाजमी है FBR के अपने इदारे के। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का आज फाइनली पहला इजलास हुआ है और असद उमर साहब ने नज़र आ रहा है कि बड़े संजीदा मसलों पर आज बात की है। सर्कुलर डेट बहुत संजीदा मसला है, 1188 अरब रुपए के अमाउंट की बात हो रही है। इसको हुकूमत किस तरीके से कम कर सकती है? सब्सिडीज़ पिछली हुकूमत ने भी कम की थी, IMF का प्रेशर था, ये हुकूमत भी IMF के पास जा सकती है। महज सब्सिडीज़ को और कम करने से, जिसकी खबरें आ रही हैं, प्राइसेस ट्रांसफ़र करने से हो जाएगा मामला, या कुछ और करना पड़ेगा? शाज़ेब साहब, इसमें आज जो ECC की पहला इजलास था, मैं इसको एक बड़ा पॉजिटिव साइन देख रहा हूँ। उसमें पॉजिटिव साइन ये है कि जो भी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से समरी आई उसके ऊपर ब्लाइंडली उसको साइन ऑफ नहीं कर दिया गया और उसको अप्रूव नहीं किया गया। आज असद उमर साहब ने इजलास के दौरान एक बड़ी अच्छी बात की कि जब तक आप हमें उन वजूहात की तरफ नहीं लेके जाएंगे और उनका हल नहीं बताएंगे जिनकी वजह से आज 1188 अरब रुपए का क्यूमुलेटिवली आपका सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है, जिसमें कोई 596 अरब आपने अभी देना है और कोई बाकी को 550 अरब रुपए ऐसा है जो बैंकों से उधार लेके आपने कंपनीज को उसको दे दिया, पावर प्रोड्यूसर्स को, लेकिन उन बैंकों को आपने वापस नहीं किया और अब कंज्यूमर से उनके बिजली के बिलों के जरिए सूद ले रहे हैं। तो उनका जो बुनियादी ये बात कहना कि हम 1 रुपया भी नहीं देंगे जब तक आप सोल्यूशन की तरफ नहीं आते, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। मैं इसको पॉजिटिव लूँगा, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 3-4 माह में जो PMLN की हुकूमत थी, उन्होंने अपने आखिरी 2-3 माह में कोई 200 अरब रुपए का इनको इन कमर्शियल बोरोइंग करके सर्कुलर डेट रिटायर करने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुई। उसमें बैंकों ने भी एक स्टेज पे इनको 50 अरब देने से इनकार कर दिया। आपका जो बुनियादी सवाल है कि क्या सिर्फ सब्सिडी ख़त्म करने से मसला हल हो जाएगा? नहीं, उससे ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि सब्सिडी तो खैर बाय एंड लार्ज हम पहले ही बहुत ज़्यादा विड्रॉ कर चुके हैं। अब जो सब्सिडी की अमाउंट है विच इज़ हार्डली कोई 100 से 120 अरब रुपए के करीब है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलरली इनको देती रही है। इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम यह है कि 100 रुपए का जो बिजली का बिल जनरेट होता है, जो बिजली पैदा होती है, उसके अगेंस्ट इनकी जो रिकवरी है वो 70 से 78 रुपीज़ के दरमियान है। वो क्यों है? आप जो बिलों की रिकवरी है वो कोई कम है, दूसरा आपके लाइन लॉसेज हैं, टेक्निकल लॉसेज आपके बहुत ज़्यादा हैं, आपका जो सिस्टम है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, आपको उसको रिफर्बिश करने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ पिछली हुकूमत का कोई ध्यान नहीं गया। उनका जो सारी तवज्जो थी पिछली हुकूमत की वो बिजली के पैदावार में इजाफे के ऊपर थी, उसकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तवज्जो नहीं थी। तीसरा जो मसला है वो चोरी का है, चोरी ये ख़त्म नहीं कर सके, तो इट विल बी अ कंप्लीट पैकेज। अगर आप कहते हैं सब्सिडी विच विल बी वेरी स्मॉल कंपोनेंट, वो सोल्यूशन आपको नहीं देगा, क्योंकि जो IMF का प्रोग्राम था उसके तहत हमने सब्सिडी ग्रेजुअली फेज आउट कर ली थी, थोड़ी बहुत रखी थी, जिसको इन्होंने कहा था कि जो आपके जो एक बहुत ही लोएस्ट आपका जो इनकम ग्रुप है उसके लिए है, तो इनको आगे की तरफ बढ़ना है। ये जो चीज़ें मगर चोरी रोकने बहुत ज़्यादा पिछली हुकूमत क्लेम करती रही, ये भी कहते रहे कि जहाँ चोरी होगी वहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा करेंगे या पैसे दें, सुबाई मसला खड़ा हुआ, फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज या रिफॉर्म करने की बात हुई, वो भी नहीं कर सके। तो ये वो करें, क्या एग्जैक्टली करें कि जिसकी वजह से ये मसला हल हो सके सर्कुलर डेट का? गुज़श्ता हुकूमत उन्होंने इसकी तरफ कोशिश की थी चोरी रोकने की। आपको याद होगा आबिद शेर अली साहब जो उस वक्त वो मौके पर जाके खुद इन चीज़ों को देखते थे, फिर इवन कि इन्होंने इसके ऊपर एक एमनेस्टी ऑफर की थी कि अगर आप 30% या 40% आप उसका इनिशियल आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट का दे दें तो आपके जो जुर्माने हैं वो माफ़ हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें माजी में कामयाब नहीं हुई। यहाँ पर जो एक बुनियादी चीज़ है वो ये है कि इनको गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी करनी है। जो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके जो हेड्स हैं उनको मेरिट पे लेके आएँ, वहाँ पर आप पोलिटिकल इंटरवेंशन ना करें। जो वाटर एंड पावर की जो मिनिस्ट्री है वो जो आज मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पावर डिवीजन जो है उसको मेरिट पे काम करना है। जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं, आपको आज तक नहीं पता कि वो कितना तेल इस्तेमाल करते हैं आपकी 1 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए। उसकी वजह ये है कि पिछले कोई 6-7 साल से उनका हीट ऑडिट नहीं हुआ, तो उनकी कैपेसिटी के जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह पे, उनकी एफिशिएंसीज के इश्यूज। बहुत शुक्रिया। शहबाज राना बता रहे थे ये सारे के सारे काम हुकूमत को करने होंगे अगर दोबारा सर्कुलर डेट से बचना है। कल के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।